ओवरऑल यही सीखे कि अगर न्यूक्लियाइड अगर दे रखा है और एक स्टेबल न्यूक्लियस दे रखा है उसका, तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा डीके होगा, अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन या के कैप्चर, है कि नहीं? तो वो याद रखिएगा। एक दो और छोटी छोटी चीजें देख लो, उसके बाद फिर हम लोग सीधे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में चले जाएंगे। न्यूमेरिकल भी कोई खास नहीं है, आप लोग काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, सीधे रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे। जो डेरिवेशन हम लोग काइनेटिक्स में किए हैं, सेम डेरिवेशन, सेम एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन रेडियो एक्टिविटी में भी आता है, तो रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे उस केस में। खैर, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, अब ये लॉ है, थोड़ा सा ये भी देख लो। और ये लॉ कहता है कि इफ अल्फा डीके हैपेंस, if alpha decay happens, then the group of daughter nuclei shifts left by 2, and if beta decay happens, then the group shifts forward, then the group shifts right by 1 unit। जैसे मान लो कि ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल, यहां मान ले Z है, दिस इज Z+1, Z+2, Z-1, Z-2। अगर ये न्यूक्लियाई का अगर अल्फा डीके हुआ तो डॉटर न्यूक्लियाई यहां पे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एटॉमिक नंबर 2 से घट रहा है तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2 से घट जाएगा। ओरिजिनल का ग्रुप नंबर से 2 ग्रुप घट जाएगा पीछे। ये अल्फा डीके, और अगर बीटा डीके हुआ तो एक ग्रुप आगे बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल, क्योंकि बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, इसलिए एक ग्रुप आगे की ओर चला जाएगा। अल्फा डीके में 2 ग्रुप पीछे की ओर आ जाएगा। इसी को कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसी को कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगला चीज देखो, डीके सीरीज। डीके सीरीज में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अलग अलग डीके सीरीज कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, और उस सीरीज का ऐसा नाम क्यों पड़ा है। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अगर हम लोग लिए तो वो डीके करता है, डीके कर करके वेरियस न्यूक्लियस बनता है, डीके करते करते लास्ट में एक स्टेबल न्यूक्लियस पे जाकर वो खत्म होता है, रुकता है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस या डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीरीज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फोरेन सीरीज। फोरेन सीरीज इज ऑल्सो टर्म्ड एज थोरियम सीरीज। फोरेन सीरीज, थोरियम सीरीज। थोरियम 232, थोरियम 232 और 90 को अगर हम लोग लेते हैं तो ये वेरियस न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट करता हुआ लास्ट में लेड 208, 82 तक जाकर रुक जाता है। बीच में क्या बनता है उसे कोई मतलब नहीं। वेरियस अल्फा बीटा डीके हो के लास्ट में जो स्टेबल न्यूक्लियस बनता वो बनता लेड 208, 82 का। अब इसका नाम इसलिए फोरेन सीरीज पड़ा कि इस सीरीज में जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे बीच में डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट हो या डॉटर हो, फाइनल हो, बीच में हो, सबका मास नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 द रिमाइंडर इज 0। सबका मास नंबर डिवाइडेड बाय 4 द रिमाइंडर विल बी 0। देयरफॉर दिस सीरीज इज कॉल्ड फोरेन सीरीज। जब थोरियम डीके करता है लेड तक, तो बीच में जितने डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं उसके जितने के भी मास नंबर है वो सब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होता है, एंड द रिमाइंडर इज 0। इट इज कॉल्ड फोरेन सीरीज। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फोरेन प्लस 1 सीरीज। अब तो समझ में आ गया आपको नाम का मतलब। फोरेन प्लस 1 सीरीज मतलब इस सीरीज में जितने डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे सबको मास नंबर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर 1 आने वाला है। ये सीरीज को हम लोग नेप्टूनियम सीरीज भी कहते हैं। नेप्टूनियम सीरीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम NP 93 से ये शुरू होता है और बीच बीच में एंड करता है ये बिस्मथ तक।
bismuth, that is 209, 4n+2 सीरीज, ये बहुत कॉमन है, यूरेनियम से शुरू होता, यूरेनियम 23892, it forms various daughter nuclei and end at lead 21082. बीच में जितने भी हैं सबके मास नंबर when divided by 4 we get a remainder 2, and the last one is called 4n+3 series. 4n+3 series, it starts from uranium 235 92 and decays till it forms lead 20782. इसे हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज, वेरी कॉमन। कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है और उसका नाम 4n+1 क्यों पड़ा, बस इतना याद रखिएगा। थियोरेटिकल चीज है, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं। मास नंबर ऑफ नेप्टूनियम, द लॉ ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, वो तो नेट से देख लिए, गुड। द लॉ ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बहुत कुछ चीज पढ़े हम लोग, पूरा थियोरेटिकल। न्यूक्लियस क्यों स्टेबल होता है, न्यूक्लियस क्यों स्टेबल नहीं होता है, n/p रेशियो क्या होता है, n/p से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो अल्फा करेगा कि बीटा करेगा, है कि नहीं। प्रेडिक्शन ऑफ द टाइप ऑफ डीके, व्हाई अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट टू बिकम स्टेबल, व्हाट इज मास डिफेक्ट, व्हाट इज क्यू वैल्यू, सब कुछ पढ़े। द लॉ ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, नोट करो, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन at any moment is directly proportional to the rate of disintegration at any moment is directly proportional to the number of nuclei present. The rate of disintegration is directly proportional to the total number of nuclei present at that moment. The rate of nuclear disintegration is directly proportional to the total number of the nuclei present at that particular moment. माइनस ऑफ dN/dt, मान लो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है ए जो कि डिसइंटीग्रेट कर रहा है। ए का हो सकता है 100 न्यूक्लियस लिया गया, उस 100 न्यूक्लियस में कुछ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पाया जा रहा है। 100 के 100 एक साथ डिसइंटीग्रेट नहीं करते, 100 लिए तो उसमें हो सकता है कि 20 न्यूक्लियस पर सेकंड के हिसाब से वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग वही 200 न्यूक्लियस ले लिए तो 40 न्यूक्लियस पर सेकंड के हिसाब से डिसइंटीग्रेट करेगा। यही लॉ है। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। माइनस dN/dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। माइनस ऑफ dN/dt, किस रेट से ए का नंबर ऑफ न्यूक्लियस घट रहा है। अरे जिस रेट से घट रहा है उसी रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसलिए घट रहा है। माइनस ऑफ dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। When we will remove the proportionality sign, we will get minus of dN/dt is equal to some constant of proportionality लगाना है, यहाँ constant of proportionality lambda है, lambda into n. Definitely, it is a first order kinetics. First order kinetics, the rate of disintegration, the nuclear disintegration follows first order kinetics. Nuclear disintegration always follows first order kinetics. Minus of dN/dt is lambda times n. Minus of dN/dt is also termed as activity of the substance, activity of the radioactive substance, activity of the radioactive substance, activity of the radioactive substance। इसका यूनिट जो होगा वो होगा dps माने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या होगा dpm डिसइंटीग्रेशन पर मिनट,
dps is disintegration per second unit, dn by dt का यूनिट disintegration per second, disintegration per minute, etc. Clear? Minus of dn upon n will be equal to lambda times dt, integrating it from at time t is equal to 0, the number of nucleus was n naught, at any time t the number of nucleus is n. Therefore, we will get ln of n naught upon n is equal to lambda times t. किसी भी टाइम t पे कितना न्यूक्लियस बचा है वो पता किया जा सकता है अगर लैम्डा वैल्यू पता है तो. लैम्डा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. लैम्डा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या लैम्डा इज आल्सो कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट. लैम्डा इज आल्सो कॉल्ड डीके कांस्टेंट. लैम्डा इज आल्सो कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि n विल बी ऑलवेज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t. अब चूंकि ये n नॉट अपॉन n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस. ऊपर डिवाइड कर दो अवोगाड्रो नंबर से, नीचे डिवाइड कर दो अवोगाड्रो नंबर से, इट कैन बिकम मोल्स अपॉन मोल्स. चूंकि न्यूक्लियस सेम एटम का है, ऊपर नीचे एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन जाएगा मास अपॉन मास. तो ब्रैकेट के अंदर ln के अंदर n नॉट बाई n, मोल्स अपॉन मोल्स, मास अपॉन मास किसी भी फॉर्म में आ सकता है ln के अंदर. क्लियर? माइनस dn बाई dt इज कॉल्ड एक्टिविटी A. एक्टिविटी, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी. एक्टिविटी का यूनिट किसमें होगा? डीपीएस या डीपीएम में. डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट. At time t is equal to 0, the activity observed is A naught. A naught will be proportional to N naught. At any time t, the activity observed is AT, proportional to NT. Obviously, N naught by N can also be written activity upon activity. तो हर फॉर्म में इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे. ln ऑफ n नॉट अपॉन n जो है लैम्डा t के बराबर है, या ln ऑफ m नॉट अपॉन m जो है वो लैम्डा t के बराबर है, या ln ऑफ a नॉट अपॉन a लैम्डा t के बराबर है. The rate of disintegration is directly proportional to the number of nuclei present at any moment. तो ln के अंदर मास अपॉन मास, ln के अंदर मोल अपॉन मोल, नंबर अपॉन नंबर, या इवन एक्टिविटी अपॉन एक्टिविटी. मैडम क्यूरी ने 1 ग्राम रेडियम लिया, उसमें पाया 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. 1 ग्राम रेडियम, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. इसी से पड़ गया एक यूनिट, एक्टिविटी का यूनिट या माइनस dn बाई dt का यूनिट 1 क्यूरी. 1 क्यूरी इज ऑलवेज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी. What is activity specific? It is the activity observed in 1 gram of radioactive substance taken. 1 gram of radioactive substance taken. कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का 1 ग्राम ले लो, पर ग्राम जो एक्टिविटी पाया जाएगा उसको स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं. रेडियम का स्पेसिफिक एक्टिविटी माने 1 ग्राम रेडियम में जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पाया गया 3.7 इंटू 10 की पावर 10, और उसे ही हम लोग कहते हैं 1 क्यूरी, 1 क्यूरी. सिमिलरली 1 Rutherford is 10 to the power 6 disintegration per second, and this is basically specific activity of, it is a specific activity of सोडियम 24. 1 ग्राम सोडियम 24 में
जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पाया गया उसको एक नया नाम दे दिया गया 1 रदरफोर्ड, विच इज 10 to the power 6, 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। वन बेकरेल इज 1 डीपीएस। एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को एक बेकरेल भी कहा जाता है, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकरेल। तो ये सब यूनिट है एक्टिविटी का, उनका कन्वर्जन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम लोग क्यूरी में, रदरफोर्ड में, बेकरेल में, या सीधे डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट में हम लोग लिखते हैं। Specific activity is the activity observed when 1 gram of any radioactive substance is taken. That is called specific activity. Curie का specific activity, रेडियम का specific activity, रदरफोर्ड सोडियम 24 का specific activity। यहां भी आएगा हाफ लाइफ, T इज इक्वल टू टी हाफ। तो कितना बचा है? n0/2 लैम्डा इंटू टी हाफ इज ln2। हाफ लाइफ विल बी 0.693 by lambda। Since it is a first order process, the half life will remain constant। n0 हाफ लाइफ के बाद n0/2, दूसरा हाफ लाइफ के बाद n0/4, तीसरे के बाद n0/8। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू n0। सब काइनेटिक्स वाला A0 के बदले आ गया n0 और K के बदले आ गया लैम्डा। रेडियो एक्टिविटी में एक और टर्म इंपॉर्टेंट है जो मैं डिराइव करूंगा, उतना ये काइनेटिक्स में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि काइनेटिक्स में भी आया था, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ, टी एवरेज। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो इस क्लास का एवरेज लाइफ निकालना है कि नहीं? कोई मान ले 80, कोई सेंचुरी मारेगा। तो हर आदमी का लाइफ को जोड़ लो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, सीधे निकल जाएगा एवरेज लाइफ ऑफ द क्लास। सेम चीज जब हम लोग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड लेते हैं तो हर न्यूक्लियस का एक लाइफ होता है, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, लेट dn1 number of nucleus stays for t1 time, dn2 number of nucleus remains for t2 time, dn3 डिफरेंशियल नंबर है। तुम खुद सोचो ना यार, एक मोल अवोगाड्रो नंबर के सामने 2 या 3 क्या है? डिफरेंशियल नंबर ही तो है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग अगर बोल दें तो एवरेज लाइफ टी एवरेज अगर मेरे को निकालना पड़ा, टी ए वी जी अगर मेरे को निकालना पड़ा, तो तुम क्या लिखोगे? dn1 इंटू t1 प्लस dn2 इंटू t2 प्लस dn3 इंटू t3 डॉट 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 डिवाइडेड बाई dn1 प्लस dn2 प्लस dn3। समझ में आ रहा है? खैर, इसको हम दूसरा फॉर्म देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? जैसे एवरेज लाइफ ऑफ क्लास वैसे एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। नाउ दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ dni इंटू ti डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ dn। समेशन ऑफ dn इज n0 रे। शुरू में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना था? n0 था, वो तो सीधे से आ गया। समेशन ऑफ द dn इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियस टेकन इनिशियली, एंड एनी समेशन इज अ इंटीग्रेशन। We will do the integration of dn into t, और टाइम का लिमिट कहां से कहां तक?
0 से लेकर इंफिनिटी तक। लाइफ का क्या भरोसा, हो सकता है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसी वक्त एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर दिया, उसका लाइफ 0, और किसी किसी का लाइफ इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आ रहा है बात? सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज लाइफ, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी टी डी एन अपॉन एन नॉट। समझ में आ रहा? क्लियर है? ओके। हमें पता है कि dn by dt is lambda into n, therefore dn here, magnitude of dn is lambda into n into dt. T average is equal to 1 upon n naught integration 0 से लेके infinite t dn निकाले यहां से, lambda into n into dt, ये dn आया और into t तो पहले से ही था। What is n? 1 upon n naught, 0 से infinity, lambda n क्या? n naught, ध्यान देना, n naught e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt, और t भी पहले से है। n क्या है? n naught e की पावर माइनस लैम्डा t, और t तो पहले से ही है। इसको इंटीग्रेट करना है, कौन सा मेथड लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पढ़े हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? अरे सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा? आइलेट रूल से हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानते हैं, है ना? इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्राइक, लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्राइक तो टी हो गया और एक्सपोनेंशियल वाला हो गया ये, टी हो गया यू और ये हो गया वी। ठीक, यू वी को लिख लो, यू वी को लिख लो, यू है टी और वी क्या था? ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। खैर, इसका तो एक रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड, देन क्या क्या खतरनाक टाइप का रूल्स रहता है। एक तरफ डिफरेंशिएट कर और एक तरफ इंटीग्रेट करते चला जा। डिफरेंशिएट तब तक करना है जब तक कि 0 ना हो जाए। टी का डिफरेंशिएशन 1, टी के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, और इसका इंटीग्रेशन अगर किए माइनस 1 बाय लैम्डा ई की पावर लैम्डा टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा टी। समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम? ई की पावर एक्स डीएक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स। आता है कि नहीं आता? ठीक है, अब तो ये 0 आ गया, फिर आगे कंटिन्यू नहीं करना। इधर डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन को तब तक करना जब तक कि, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना प्लस साइन के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना माइनस साइन के साथ, आगे बढ़ता तो फिर प्लस साइन के साथ, फिर माइनस साइन के साथ, जोड़ के लिख लो, हो गया उसका इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा 1 अपॉन एन नॉट ब्रैकेट में माइनस ऑफ ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा, और माइनस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसमें लिमिट बिठा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जैसे ही इन्फिनिटी बिठाएंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको नींद आ रहा है? बताओ भाई, 5 बजे शाम को नींद आ रहा है, 12 बजे रात के नाचेगा। सब उल्टा पुल्टा टाइम टेबल। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। समझ में आ रहा है? तो पहला टर्म तो इसमें आ गया 0, 1 अपॉन एन नॉट 0 माइनस ऑफ, उसके बाद जब हम लोग 0 बिठाएंगे तो ई की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा, मतलब ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ, यहां पर हम लोग 0 बिठाए,
माइनस ऑफ क्या आ रहा है, सॉरी माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा अरे इसमें तो t मल्टीप्लाइड है ना, t मल्टीप्लाइड है ना पहला टर्म में, और यहां पर 1 मल्टीप्लाइड है। t को मल्टीप्लाई करना प्लस साइन के साथ, 1 को मल्टीप्लाई किए, खैर यहां t अगर आया, पहला टर्म तो 0 हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म में हम लोग जब लिमिट 0 बिठाए तो ये तो 0 हो गया, तो 0 माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस 0 आ गया। फिर यहां पर क्या आएगा वैल्यू, +1 अपॉन लैम्डा एन नॉट है ना, यहां पर लैम्डा एन नॉट बाहर आया था ना इंटीग्रेशन का, लैम्डा एन नॉट बाहर आया था, +1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एन नॉट कट जाएगा, लैम्डा कटेगा, अल्टीमेटली आंसर इज एवरेज लाइफ इज ऑलवेज 1 अपॉन लैम्डा, टी एवरेज इज ऑलवेज 1 अपॉन लैम्डा, टी एवरेज इज ऑलवेज 1 अपॉन लैम्डा, एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ is 0.693 upon lambda, but average life is 1 by lambda. Average life is 1 upon lambda. हमें पता है कि lambda into t is ln of n naught upon n. If t is equal to t average, if t is equal to t average, तो यहां पर क्या बिठाएंगे, लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ln ऑफ n नॉट अपॉन n, या n नॉट अपॉन n विल बी इक्वल टू e, n अपॉन n नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन e, है कि नहीं। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचा हुआ है, n जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचा हुआ है। सो दिस रिप्रेजेंट fraction of nucleus left, fraction of nucleus left is 1 upon e, और e का वैल्यू कितना होता, 2.718, एंड इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.3679, 1 अपॉन 2.718, और जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.3679. So what is the significance of average life? Average life is that time when 63 point, 1 से माइनस कर, ये तो बचा हुआ फ्रैक्शन लेफ्ट है ना, तो डिकेड कितना, 1 minus 0.3679, which will be 0.6321. So what is average life? Average life is that time when 63.21% of the nuclei has decayed, disintegrated. 36.79% of the nucleus is left. 63.21% of the nucleus has decayed. नोट कर लेना सेंटेंस में। Average life is that time, average life is that time when 63.21% of the nuclei has decayed and 36.79% of the nuclei is left. Average life is that time when 63.21% of the nucleus, 63.21% of the nucleus has decayed. 63.21% of the nucleus has decayed. या बोल सकते हैं 36.79% of the nucleus is left. एक और छोटा सा चीज देखो, हम लोग जानते हैं कि हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन लैम्डा. It is basically 0.693 into 1 upon lambda, and 1 upon lambda is average life. So we can relate average life and half life. So average life will be equal to
हाफ लाइफ अपॉन 0.693। जब ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.44 टी हाफ। एवरेज लाइफ इज 1.44 इंटू हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ इज 1.44 इंटू हाफ लाइफ। क्लियर है ये चीज? क्लियर? इसमें कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, लेकिन हां पैरेलल और सीरीज जरूर होता है। जैसे ए इज गिविंग बी, ए इज गिविंग सी विथ अ डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ए इज गिविंग बी, ए इज गिविंग सी। और यहां पे ऑर्डर का भी चक्कर नहीं है, ऑर्डर तो हमेशा ही फर्स्ट ऑर्डर होता है। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड, मान ले ऊपर चल रहा है अल्फा एमिशन, नीचे चल रहा है बीटा एमिशन, या ऊपर चल रहा है के कैप्चर, नीचे चल रहा है पॉजिट्रॉन एमिशन, एक साथ हो सकते हैं। तो लेट इट इज डिसइंटीग्रेटिंग बाय टू डिफरेंट पाथ वेयर लैम्डा 1 and lambda 2 are the decay constant. So I can write minus of dNA by dt will be equal to lambda 1 into Na plus lambda 2 into Na, which is lambda 1 plus lambda 2 into Na. Definitely Na will be equal to Na naught e की power minus of lambda 1 plus lambda 2 times t, है कि नहीं? हाफ लाइफ t half will be 0.693 upon lambda 1 plus lambda 2. Lambda 1 plus lambda 2 will be called as lambda overall for the process, decay constant overall of the process, decay constant overall of the process. Clear है ये चीज? Similarly, if I say plus of d of nb by dt, किस रेट से nb का न्यूक्लियस बन रहा है? लैम्डा 1 इंटू Na से बन रहा है, लैम्डा 1 इंटू Na से बन रहा है। मतलब कि लैम्डा 1 इंटू Na क्या है? Na नॉट e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स t से बन रहा है। क्लियर? इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट तो आपको पता ही है। तो Nb विल बी इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे बेटा, लैम्डा 1 इंटू Na का नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स टी। ये आता है एक्सप्रेशन, सब काइनेटिक्स वाला। समझ में आ रहा है? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? What does this represent? Fraction. Na decayed. Number of nucleus of Na decayed. Na naught minus फिर Na naught, ये बचा हुआ। और कितना लिया गया था? ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा कि बी का न्यूक्लियस कितना बनेगा। समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा कि इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए डिकेड है यहां से यहां तक। अगर 100 न्यूक्लियस डिके किया है ए का, तो बी का कितना न्यूक्लियस बनेगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 100। यस और नो? सिमिलरली प्लस ऑफ डी ऑफ एनसी बाय dt विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू Na, दैट इज लैम्डा 2 इंटू Na नॉट e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स t। फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ C फॉर्म लैम्डा 2 इंटू Na नॉट अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स t। ये भी क्या है? नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ A डिकेड। NC अपॉन NB अपॉन NC किसके बराबर होगा? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। परसेंटेज ऑफ B इन द प्रोडक्ट लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ C इन द प्रोडक्ट लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 100।
सब वही चीज। पैरेलल में इतना बात का ध्यान रखना है, हाफ लाइफ का ध्यान रखना है, बी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा, उनका परसेंटेज कैसे हम लोग निकालेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का तो चक्कर होता नहीं है कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का बात करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी, पैरेलल रिएक्शन, सॉरी सीरीज में भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड ए इज गिविंग बी इज गिविंग सी with a lambda 1, lambda 2. Series radioactivity. A is giving B, B is giving C. सेम चीज यहां पर भी, माइनस ऑफ डी ऑफ एन ए अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एन ए। इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी टाइम पे एन ए विल बी इक्वल टू एन ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 इंटू टी। क्लियर। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, प्लस ऑफ डी ऑफ एन बी बाई डी टी। लैम्डा 1 इंटू एन ए से बन रहा है, लेकिन लैम्डा 2 इंटू एन बी से ये घट रहा है। और याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाकर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब ये चीज हम फिर दोबारा इंटीग्रेट नहीं कर रहे। रिजल्ट, वेयर इज द रिजल्ट? सो द रिजल्ट इज NB is equal to lambda 1 into Na naught upon lambda 2 minus of lambda 1 e की पावर minus lambda 1 into t minus of e की पावर minus lambda 2 into t। और दूसरा वाला सी का क्या रिजल्ट है? प्लस ऑफ डी ऑफ एन सी बाई डी टी विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन बी, है ना। तो एन ऑफ सी किसी भी टाइम टी पे कितना निकाले होगे ना काइनेटिक्स में। सी का ए नॉट अपॉन के 2 माइनस के 1 माने एन ए नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस ऑफ लैम्डा 1 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा 2 इंटू 1 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 इंटू टी माइनस ऑफ लैम्डा 1 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा 2 इंटू टी। चलो एक डेरिवेशन करो, मैक्सिमम निकालो बी का। यहां भी बी इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। सेम ग्राफ। A continuously decreases, C continuously increases, but B first increases and then decreases. Therefore maxima निकालो B का मैक्सिमा निकालो। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके इक्वेट करो 0 पे और T मैक्स भी निकालो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर B बिकमिंग मैक्सिमम। The daughter nuclei B increases and then decreases. So get the maxima of B. B का मैक्सिमम नंबर कितना होगा और वो कितने टाइम के बाद बनेगा। B का मैक्सिमम नंबर कितना होगा और वो कितने टाइम के बाद बनेगा। तो B के लिए T मैक्स क्या आया?
1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ln के अंदर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 नहीं कर ले डिफरेंशिएट इसे, इसको डिफरेंशिएट करो और इक्वेट कर दो 0। और बी मैक्स का भी एक्सप्रेशन आप लोग को पता है, कैनेटिक्स में पढ़े ही हो। क्या है बी मैक्स का एक्सप्रेशन, दिखाना है ना। बी मैक्स विल बी इक्वल टू एन बी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू एन ए नॉट इंटू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 की पावर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस कहां पे, यहां टी मैक्स तो सही है बेटा, चक्कर क्या है कि सही है। अबे K1 माइनस K2 उधर है तो ऊपर K1 बाई K2 आया, यहां K2 माइनस K1 कर देंगे तो यहां K2 बाई K1 नहीं आएगा क्या। चलो इसमें भी हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, इफ लैम्डा 2 इज मच ग्रेटर देन लैम्डा 1, अप्लाई ना बी पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इफ लैम्डा 2 इज मच ग्रेटर देन लैम्डा 1, if lambda 2 is much greater than lambda 1, then definitely we can say that this lambda 1 will be negligible in front of lambda 2, और e की पावर माइनस lambda 2 जो है वो negligible हो जाएगा क्योंकि lambda 2 बहुत बड़ा है और lambda 1 बहुत छोटा है। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं n of b will be equal to lambda 1 into na naught upon lambda 2 e की पावर माइनस ऑफ lambda 1 into t लिख सकते हैं। और ये इतना क्वांटिटी क्या है, कितना क्वांटिटी क्या है, तो बेसिकली एन बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इंटू एन ए। क्लियर। या लिख सकते हैं लैम्डा 1 इंटू एन ए इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन बी, लिख सकते हैं। अगर ये लैम्डा 1 इंटू एन ए इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन बी है ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा। देयर फॉर डी ऑफ एन बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 एंड सच पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली इस इक्विलिब्रियम को हम लोग सेक्युलर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सेक्युलर इक्विलिब्रियम का आना, तो एट अ सेक्युलर इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कंडीशन, एन ए अपॉन एन बी इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन एन ए अपॉन एन बी इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, एन ए अपॉन एन बी इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। क्लियर। सो दिस इज द कंडीशन फॉर सेक्युलर इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन को भी ध्यान में रखिएगा। व्हेन लैम्डा 2 इज मच ग्रेटर देन लैम्डा 1, सेक्युलर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। सब टर्म्स है, ध्यान रखना। और एक और इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में एन ए अपॉन एन बी will be equal to lambda 2 minus of lambda 1 upon lambda 1, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। तो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में ठीक है, हम लोग मानते हैं कि ठीक है लैम्डा 1 इतना भी छोटा क्वांटिटी नहीं है कि हम लोग ये नेग्लेक्ट कर दें। यहां नेग्लेक्ट कर देते, ये नेग्लेक्ट नहीं करते, लेकिन इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस, so that equilibrium is called transient equilibrium when it is assumed that lambda 1 is not very small as compared to lambda 2। तो दो तरह का इक्विलिब्रियम हम लोग डिफाइन करते हैं, एक हम लोग सेक्युलर इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, एक हम लोग ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। सेक्युलर इक्विलिब्रियम तब आता है जब लैम्डा 2 इज वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा 1, लेकिन ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम तब आता है व्हेन लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, लेकिन ऐसा नहीं कि लैम्डा 1 इज अ हाईली नेग्लिजिबल क्वांटिटी। क्लियर एवरीवन।
एज ऑफ अर्थ कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। आज के डेट में जो यूरेनियम का सैंपल मिलता है, आज के डेट में यूरेनियम का जो सैंपल मिलता है उसमें यूरेनियम 238 भी होता है और साथ में लेड 206 भी होता है। दोनों एक साथ मिक्सचर में पाए जाते हैं आज के डेट में। टुडेज डेट द यूरेनियम सैंपल कंटेन्स यूरेनियम 238 as well as lead 206। तो हम लोग ये मान के चलते, ये तो आज का डेट है, एट टाइम t=0 जब अर्थ बना था तो इसमें सिर्फ यूरेनियम 238 था, और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस मिक्सचर में यूरेनियम डिके करता है, यूरेनियम डिके करके लेड 206 बनाया। समझ में आ रहा बात? So if at today's date uranium 238 present is N1, lead 236 present is N2, and all the lead 236 is a decay result of uranium 238, हमेशा ध्यान रखना, एक न्यूक्लियस हमेशा एक न्यूक्लियस देगा डीके करके, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस डीके होके एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस ही फॉर्म करता है। समझ में आ रहा बात? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जरूर ये शुरू में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? N1 प्लस N2। शुरू में इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे? N1 प्लस N2, जिसमें समय बीतता गया T टाइम के बाद उसमें से N2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिके करके N2 नंबर ऑफ लेड का न्यूक्लियस मिल गया। समझ में आ रहा? वी कैन से लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई T विल बी इक्वल टू ln ऑफ टाइम 0 पे यूरेनियम के टोटल न्यूक्लियस कितने थे? N1 प्लस N2। अभी फिलहाल कितना है? N1। समझ में आ रहा? इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग T निकाल देते हैं, एंड दैट T विल गिव यू द एज ऑफ अर्थ। अज्यूम करके चलते हैं कि जब अर्थ बना था उस वक्त सिर्फ यूरेनियम था, और समय के अनुसार डिके का कारण है ये लेड 206 विच इज फॉर्म। क्लियर? ओके, कॉपी कर लो, ये कॉपी करो जल्दी। हाँ सर, आज के डेट में यूरेनियम 238 N1 है और लेड 236 N2 है। सैंपल मिला, एज ऑफ अर्थ प्रेडिक्ट करना है। शुरू में जब अर्थ बना था तो सिर्फ यूरेनियम 238 था। इसके कितने न्यूक्लियस होंगे? क्यों प्लस N2? बस। अगर ये टोटल 10 और 10 20 है तो ये 20 होगा, उसका 20 में से 10 जो है वो डिके कर गया। हमेशा एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करके एक न्यूक्लियस ही देता है, एक ही स्टेबल न्यूक्लियस बनता है। क्लियर? अगले क्लास में हम लोग सवाल करेंगे। हाँ, और आपको क्या क्या पढ़ना है जरा ये हम बता दें। आप ट्यूटोरियल शीट में इसके छुट्टी ही खाली पढ़ाते ही जाएंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है ट्यूटोरियल शीट में? पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 ट्यूटोरियल शीट में न्यूक्लियर रिएक्शन, पेज पलटो 106 में आओ। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, पेज नंबर 107, 108, 109 है ना। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता,
न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। ट्रांसम्यूटेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा? न्यूक्लियर रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब थियोरेटिकल चीजें हैं, ये आप इससे एनसीईआरटी से इससे आप पढ़िएगा। है कोई बात नहीं, ट्यूटोरियल शीट से पढ़ लो। हम तो ट्यूटोरियल शीट ही बोल रहे हैं ना पढ़ने के लिए। एक रिप्रेजेंटेशन देख, अभी एक चीज और हम बताएंगे। नाइट्रोजन 14 मान ले एक हम न्यूक्लियर रिएक्शन लिखे, प्लस हीलियम 4 is forming oxygen 18 17 8 plus 1 1। मान लो ऐसा एक हम रिएक्शन लिखे, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। द ओवरऑल रिएक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। नाइट्रोजन 14 ब्रैकेट में लिख देंगे अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय प्रोटॉन, और यहां लिख दिए O17 8। ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेन एंड पेपर। इसमें जो पहले लिखा रहता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो बाद में लिखा रहता है वो एमिट होता है। समझ में आ रहा? वेरी सिंपल। द फर्स्ट वन रिटन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द सेकेंड वन रिटन इन द ब्रैकेट इज एमिटेड। क्लियर? आगे लिखो कार्बन डेटिंग। अगले क्लास में हम लोग सवाल करेंगे, ध्यान रखना सवाल इसका बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल फ्रेम होता है। जितना भी आज हम लोग इक्वेशंस देखे उस इक्वेशन का एप्लीकेशन अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया ना एज ऑफ अर्थ के पीछे लॉजिक। इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझा सकते थे, खैर हम अलग से बता दिए। कार्बन डेटिंग, कभी कभी देखा ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट निकालता, बोलता 4000 साल पुराना है कार्बन डेटिंग प्रोसेस। तो बेसिकली वी यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक टू प्रेडिक्ट द एज ऑफ अ फॉसिल या एज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट विच हैज डाइड। मतलब हम लोग पता करते एज ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉसिल, या जो भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिले उसका हम लोग एज प्रेडिक्ट करते। बेसिकली इन आवर एटमॉस्फियर कार्बन 14 इज प्रेजेंट as well as carbon 12 is present। हमारे एटमॉस्फियर में, इन एटमॉस्फियर both carbon dioxide having 14 and carbon dioxide with 12, both of them are present। ये क्रिएट होता है अलग अलग तरह का रेज के कारण। कॉस्मिक रेज इतने सारे हैं हमारे एटमॉस्फियर में। एटमॉस्फियर में जो गैसेस मौजूद हैं उसमें कार्बन 14 CO2 और कार्बन 12 CO2 दोनों मौजूद है। बेसिकली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि दोनों तरह का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, ये डिके भी करता, ये डिके कर जाएगा स्टेबल न्यूक्लियस में, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म द रेशियो ऑफ कार्बन 14 इज टू कार्बन 12 इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूअसली इनटेक भी कर रहा है कार्बन 14, और कार्बन 14 डीके भी कर रहा है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है तो वो डीके भी कर रहा है। इनटेक प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड 14 वाला भी एटमॉस्फियर से। कहने का मतलब एटमॉस्फियर का जो रेशियो है सेम रेशियो पाया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। एटमॉस्फियर में इन दोनों का रेशियो होगा ना,
सेम रेशियो पाया जाएगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेक भी कर रहा कार्बन 14 का और साथ ही साथ वो कार्बन 14 डीके भी कर रहा है। ड्यू टू द इंटेक एट अ कांस्टेंट रेट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक वो जिंदा है तब तक ये रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। द मोमेंट इट डाइज, द मोमेंट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो या कुछ भी हो, व्हेन इट डाइज देन कार्बन 14 इंटेक स्टॉप्स। कार्बन 14 का इंटेक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब कार्बन 14 का इंटेक अगर रुक जाएगा तो ये जो रेशियो है ये रेशियो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। द रेशियो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग with respect to time। तो हम लोग बेसिकली जो कार्बन डेटिंग से एज जो पता करते हैं वो एज एक्चुअली वो टाइम निकल के आता है कि जिस वक्त वो मरा था और मरने का लेके आगे तक पैदा हुआ था, वो नहीं। समझ में आ रहा है? द मोमेंट इट हैड डाइड दैट इज t = 0, और उस वक्त से लेकर अब तक टाइम t = t। जो रेशियो में चेंज आएगा वो रेशियो को हम लोग इस्तेमाल करके लैम्डा t = ln ऑफ रेशियो एट टाइम t = 0 अपॉन रेशियो एट टाइम t = t करके निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? या सीधे सीधे डिसइंटीग्रेशन का वैल्यू दे देगा कि एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है वहां एक्टिविटी इतना है, लेकिन जो डेड फॉसिल है उसमें एक्टिविटी इतना है पाया गया, तो एज बताओ। सीधे लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई t विल बी इक्वल टू ln ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कार्बन 14 इन लिविंग ऑर्गेनिज्म divided by activity of the same carbon 14 in a dead organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेशियो होता है वही एटमॉस्फेयर में भी रेशियो होता है ना? कभी कभी ये न्यूमरेटर दे देगा रेशियो एटमॉस्फेयर वाला। खैर इस पे सवाल हम लोग करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये आइडिया भी रखिएगा, अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।